दे रहा तो कर लो यार। 6606 फॉलोवर से आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना। इंस्टाग्राम पे अच्छी फॉलोइंग होना थोड़ा एलिटता का एहसास कराता है, बाकी यूट्यूब फेसबुक जगह पे चल ही रहा है। इस तरह की प्लीज अफवाहें मत फैलाया करो यार। मेरा कलेजा मुंह को आ जाता है, सांप सूंघ जाता है, काटो तो खून नहीं, मतलब बुरा हाल हो जाता है। अच्छा हुआ बैन नहीं हुआ। This is Anand. He hasn't had the best start to life. Only 15 months old and severely malnourished. Unlike other children his age, Anand weighs only 5 kilos and cannot speak or walk yet. Children like Anand will just not be able to make it if they don't get the help they desperately need. Will you please help? Save the Children is making sure that severely malnourished children get the urgent medical care and nutritious food they need to survive. स्वयं अगर बायस्ड है तो वो फिल्म देखिए हम करें ताकि मैं अटेंडेंस ले सकूं। तो इसको ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम कर रहे थे, लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ये अपना आ गया व्हाइट बोर्ड, इसको करते हैं मिनिमाइज, इसको करते हैं ओके। ओके, तो हमने हान-बनाक थ्योरम करना था, जो कि मैंने कहा इम्पोर्टेंट थ्योरम है, और उसके लिए हमने पहले एक लेमा प्रूव किया। एक्चुअली वो लेमा ही मेन है, उसके बाद जो हमें सिर्फ एक्सियम ऑफ चॉइस यूज करके हम प्रूव कर सकते हैं हान-बनाक थ्योरम। तो हान-बनाक थ्योरम वाज कि इफ f belongs to y star where y is a subspace of a normal linear space x, then we can extend it to some f naught belonging to x star, means a linear bounded functional defined for all the space x, such that norm of f naught is the same as norm of f. और ये जो ये लेमा है जो हम प्रूव कर रहे हैं, उसमें कोई खास फर्क नहीं है। हम सभी सिर्फ ये कह रहे हैं कि if y is a subspace of x, फिर से वही conditions है, of x, and there is some x naught belonging to x but not inside y, and if y naught is equal to span of, what was this, y, ऐसे हमने कुछ लिखा था, लेकिन मतलब ये था कि span of y union x naught. So we take y and adjoin to it x naught, which is a bigger subspace of x. Then we have, if f belongs to y star, it can be extended to some f naught belonging to y star naught, such that norm of f is equal to norm of x naught. Sorry, f naught वही है, लेकिन कंडीशन अब है, मतलब बजाय ये कि हम दिखाएं f naught belongs to x star, हम ये मिनिमली एक्सपेंडेड सबस्पेस पर ये ट्रू है। सो उसमें हम पहुंच चुके थे प्रूफ में। कहाँ पहुंच चुके हैं? हमने एक्सटेंड किया था, which was straightforward, क्योंकि लीनियरली एक्सटेंड करना उतना मुश्किल नहीं था। फिर कंटिन्यूटी दिखाना इंपॉर्टेंट था, वो हमने दिखाई दिया बाय एग्जिस्टेंस ऑफ दैट नंबर आर नॉट बिटवीन दैट, जो हमने किया था लंबा चौड़ा। तो बेसिकली वी शोड दैट वी एक्सटेंडेड f belonging to y to f naught belonging to
सॉरी यहाँ स्टार होना चाहिए, वाई नॉट स्टार जो हमने डिफाइन किया था, ऑफ कोर्स एफ वाज डिफाइंड फॉर एक्स प्लस सम अल्फा टाइम्स एक्स नॉट, और हमने दिखा दिया f of x plus alpha times x naught is less than equal to norm of x plus alpha x naught. So this is what we actually, मतलब हमने कहा कि it is equivalent to some other inequality and which was proved. ठीक है ना? और actually इसको थोड़ा tidy up करते हैं, ठीक है ना? तो हमें दिखाना था, हमें क्या, oh this is f naught, sorry. This is for all x belonging to y and alpha belonging to r हमने दिखाया था. क्यों? हमने लिया था पहले x है रियल नॉर्मल लीनियर स्पेस. एक्चुअली हमने इनइक्वालिटी प्रूव की फॉर ऑल अल्फा पॉजिटिव. ऑफ कोर्स द सिमिलरली इट कैन, तो मैं यहाँ इसको थोड़ा टाइडी अप करता हूँ. सिमिलरली इट कैन बी प्रूव्ड फॉर दिस नेगेटिव. जीरो के लिए तो ऑब्वियस. सो हमने पॉजिटिव के लिए, लेकिन वही हम मेथड यूज करके फॉर अल्फा नेगेटिव के लिए प्रूव करेंगे. तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब नॉर्म ऑफ एफ नॉट जो है दैट्स लेस देन इक्वल टू 1. ऑल्सो नॉर्म ऑफ एफ जो है, एफ इट्स एन एक्सटेंशन है ना. सो व्हेन आई रेस्ट्रिक्ट नॉर्म ऑफ एफ टू वाई आई गेट नॉर्म ऑफ एफ. ठीक है ना? So this is less than or equal to, no, this is equal to 1, huh? Which implies that norm of f is greater than equal to norm of f not restricted to y, because we have assumed that norm of f is equal to 1. So since it is an extension, so this is supremum over a smaller set, therefore smaller. So this is equal to 1. So combining the two, we get norm of f naught is equal to 1, which is the same as norm of f. क्योंकि हमने लिया था without loss of generality, we may assume that norm of f is equal to 1. So this proves the Hahn-Banach theorem for the real case. अब इसी की मदद से, केस 1 की मदद से, रियल केस की मदद से हम प्रूव करेंगे कॉम्प्लेक्स केस. तो थोड़ा सा मैंने वहां लूज एंड्स को थोड़ा जोड़ा. ओके, नाउ वी नेक्स्ट प्रूव द रिजल्ट. Prove the result when y या x, जहां पे हम रहते हैं, या x में लेता हूं, x is a complex normed linear space. Okay, so we are done here. रियल के लिए अब कॉम्प्लेक्स के लिए जाते हैं. So let f belong to y star be a complex valued linear function. अब ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड होगा क्योंकि ऑफ कोर्स जब भी हम ये f डिफाइन करते हैं इट्स अ मैप y to k. तो पहले मैंने इसको लिया था k को r, अब क्योंकि मैंने k लिया तो इसकी जो रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है ना? डिफाइंड ऑन f with norm of f equal to 1. क्योंकि हमने देखा है उससे कोई जनरलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता. ठीक है? Now x can be regarded as a real normal linear space. Why? Why? Because देखो अगर x है complex normed linear space, ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि it's closed, मतलब it's closed with respect to alpha x belongs to x for all alpha belonging to set of complex numbers and x belonging to x. But this would imply that alpha x belongs to x for all alpha belonging to R.
and x belonging to x, because R is contained inside C. तो चूंकि अगर if it is closed with respect to all complex numbers, it is also closed with respect to scalar multiplication by real numbers, because real numbers are subset of complex numbers. So I can think of x as a real normal linear space. ठीक है ना? So also if G and H are real and imaginary parts of F, real and imaginary parts of F, कहने का मतलब so that f of x is equal to, of course ये complex है तो इसका कोई real part होगा और उसका कोई imaginary part होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं for all x belonging to y, then अब ये साबित किया जा सकता है then both ये जो g and h है are real valued functions. Of course real valued तो है ही, because real part is a real number, imaginary part is a real number, so real value तो है ही, but they were functionals. मतलब मैं कहूँगा bounded linear functionals, bounded linear functionals on real space, real normal space y. वो कैसे? That's straightforward. देखो क्योंकि f है linear, तो हमें क्या मिलेगा? f of x plus y is equal to f of x plus y, because f is given to be linear function, right? लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, इसका मुझे मिलेगा दिस इज एक्चुअली इक्वल टू g of x plus y plus iota times f of x plus y, ठीक है? but this is equal to, मतलब by my formula, this is actually g of x plus iota f of x, and this is equal to f of x plus iota f of y. oh sorry मैं क्या कर रहा हूँ, g h आना चाहिए, h है, हाँ? This is h, so this is g and this is plus iota times h of y. मेरे कहने का मतलब है you just equate real and imaginary parts on both sides. real parts को equate करेंगे तो you will get g of x plus y is equal to g of x plus g of y, और imaginary part को equate करोगे तो you will get h of x plus y is equal to h of x plus h of y. Of course they are real and they are linear. इसी तरह से alpha x को भी तुम बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम भी कुछ करो. So they are bounded linear functionals, and since norm of f is equal to 1, we have, that's obvious, कि norm of g is less than equal to 1, because real part of a complex number is less than equal to its modulus. ठीक है? Also एक और चीज हम लिख सकते हैं, also f of iota x is equal to iota fx. So let's check. चलो करते हैं. तो what is f of x? ये थोड़ा रफ पे करते हैं. f of x is equal to g of x plus iota hx, ठीक है ना? अब मैं कह रहा हूँ कि f of iota x would be the same thing as iota fx, ठीक है ना? So let's do it. पहले f of iota x ढूंढेंगे. What is f of iota x? f of iota x होगा g of iota x plus iota times h of iota x, ठीक है? What does that mean? That, and how about iota fx? Iota fx होगा iota into g of x plus just a minute, माइनस टाइम्स h नहीं दिखता हूं मैं, तो iota into fx होगा, इसको iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होगा iota hx, तो वो बराबर होगा इसमें, अगर ये दोनों बराबर हैं
why would they be? Because f is now a complex function, है ना? ऐसा क्यों नहीं? Also, चलो मैं theorem में लिखता हूँ. Also, f of iota x is equal to iota f of x. Why? Because f is a complex function. F is a complex linear functional on a complex space x. ये तो हमारा है ही. मैं इसको प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये तो है ही, assumption है हमारी. ये प्रूव कहाँ से होगा? बट इससे हमें मिलेगा f of iota x किसके बराबर है? इट मीन्स g of, let's see, g of, जो मैंने यहाँ इसको हम यूज तो कर ही सकते हैं, g of iota x plus iota times h of iota x should be equal to iota into f g of x plus iota h of x. ठीक है? So that would be equal to minus h of x plus iota g of x. ठीक है ना? So what does that mean? So equating the real parts on both sides, what do I get? I will get h of x is actually equal to minus g of iota x, है ना? For all x belonging to y. Therefore, I can write f of x को मैं फिर लिख सकता हूँ g of x, ये important है यहाँ, minus h of x की जगह मैं लिखूंगा iota times g of iota x. अब ये important है कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं. मतलब अब हमें g के बारे में सोचना है, दो के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि I can write it in terms of a single real valued function, where of course g is a real valued functional. लेकिन जब मैं functional यहाँ पे लिखूं, यहाँ context से clear है, it's a bounded linear map. Okay, now g is a real valued functional, जो हम कर चुके हैं पहले ही, on the real space, real normed subspace y of x, या मुझे लिखना चाहिए subspace of a real normal space. चलो मैं, ठीक है, let's make it better. Subspace y यहाँ लिखेंगे हम, of a normed linear space x, of course real normal space. Therefore by part first, मैं part first को, क्योंकि मैं real के लिए तो prove कर ही चुका हूँ, therefore by part A या first part या therefore by above, क्योंकि हम उसी में भी कर रहे हैं, it can be extended to some g naught, right? बल्कि मुझे लिखना चाहिए to some real valued, चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, real valued bounded linear functional on y naught. ठीक है, क्योंकि वहां पे मैं प्रूव कर चुका हूं, ठीक है ना? इन सच अ वे that norm of g जो है is norm of g naught is the same as norm of g. g पे हमने ये अप्लाई किया, we define, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, we define f naught from y naught to k with the help of this g naught, क्योंकि we define it to be f naught of x is equal to same way जैसा वो था g naught of x minus iota g naught of iota x. Clearly, ये तो obvious है, because g naught is an extension of g, therefore f naught is an extension of f. Extension तो है ही. Clearly, f naught is an extension of f from y to y naught. इसमें तो कोई शक नहीं. And such that f of f naught of x plus y is equal to f naught of x plus f naught of y, and
f naught of alpha x is equal to alpha times f naught of x. Now this is true for, of course, all xy belonging to x. नहीं sorry, यहाँ गड़बड़ हो गई. Y naught and alpha belonging to R. ये important है. देखो क्योंकि G naught है रियल लीनियर है ना, इस प्रॉपर्टी पे तो रियल लीनियर और कॉम्प्लेक्स लीनियर का कोई फर्क नहीं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रियल स्केलर्स बाहर आए, इमेजिनरी स्केलर्स बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि G naught जो है it is a real linear function and it is linear with respect to the field of real numbers. लेकिन हमें प्रूव करना है f naught must be a complex linear. So now we show that, हम दिखाएंगे f naught of alpha x is equal to alpha f naught of x. तो लीनियर दिखाने के लिए पहले मुझे ये दिखाना है alpha belonging to all complex numbers. तो ये हमें दिखाना, ठीक है ना. यानी ये लास्ट प्रॉपर्टी जो है इट इज वैलिड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नॉट जस्ट रियल नंबर्स. उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिर से वही वाली प्रॉपर्टी. नाउ f naught of iota x किसके बराबर होगा, it is equal to, let me write it, g naught of iota x, right, minus iota times g naught of iota into iota x. That would be equal to g naught of iota x minus iota into g of minus x. लेकिन g is real linear, तो real numbers तो बाहर आएंगे, ये -1 तो बाहर आ ही जाएगा. So I can write it as g naught of iota x, माइनस को बाहर निकाला, प्लस iota g of x. लेकिन उसको मैं लिख सकता हूँ iota g of x, iota कॉमन, सॉरी g naught है, okay, minus iota times g naught of iota x, but that is the same thing as iota f naught of iota x. यानी मैं आयोटा को बाहर निकाल सकता हूँ और रियल नंबर्स को भी बाहर निकाल सकता हूँ. तो उसका मतलब क्या हुआ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना. तो कहने का मतलब ये, इसका मतलब ये भी हुआ ना, देन f of alpha, if alpha belongs to C, then alpha can be written as a plus iota b, where a, b are real numbers. So f naught of alpha x equal to f naught of a plus iota b times x. That would be f naught of ax plus iota bx. That would be equal to, चूंकि ये linear है, f naught of ax plus f naught of iota bx. अब मुझे पता है रियल नंबर्स बाहर आ जाते हैं, ये तो था ही, बाय एक्सटेंशन ही ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है ना, f naught of iota. लेकिन अभी मैंने प्रूव किया कि f naught of iota x, iota f naught of x, so it is f naught of x plus iota b times f naught of x. Well, that is nothing but alpha times f naught of x. तो हमने प्रूव किया its complex value, therefore f naught is a complex valued bounded linear functional on the complex space, let me call it y naught. तो बचा क्या, मुझे दिखाना है इसका नॉर्म f के बराबर होगा, और चूंकि नॉर्म ऑफ f is equal to 1, all that remains to be shown, चलो लिख देते हैं हम, to be shown is that norm of f naught is equal to 1 या is equal to f, जो कि हम दे चुके हैं. नाउ पहला तो बिल्कुल इजी है, वो कैसे, देखो मुझे दिखा रहा है norm of f is equal to f naught. Now I can say norm of f naught जो है it is actually extension, यानी अगर मैं इसको restrict करता हूँ y पे, तो ये actually smaller set पे supremum आएगा, so this would be greater than equal to this thing, which is the same thing as norm of f, right, or that's equal to 1. तो हम दिखा चुके हैं norm of f naught is greater than equal to 1. So therefore we have to show, क्या दिखाना हमें, we have to show that
norm of f naught जो है वो less than equal to 1 है. So it will be sufficient if we show, if it will be sufficient, अगर मैं दिखा दूं, if we show that for all x belongs to y naught with norm of x less than equal to 1, modulus of f of x, f naught of x is less than equal to 1. क्योंकि इसी का सुप्रीमम होता है नॉर्म ऑफ एफ नॉट. तो अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स, तो इसका जो सुप्रीमम हम लेंगे वो भी होगा लेस देन इक्वल टू, है ना. और एक्चुअली मैं इसको बेटर कर सकता हूँ, मैं इक्वल टू 1 ले सकता हूँ. कैन यू सी दैट, है ना, ले सकता हूँ ना. वो जो हमने किया था, वो जो सुप्रीमम शुरुआत, कोई सब सो रहे हो, मैंने किया था नॉर्म ऑफ एफ इज द सेम थिंग एज supremum norm x less than equal to 1 modulus of f of x, or it is also equal to supremum of norm of x equal to 1 as that of f of x. मैं ले सकता हूँ सुप्रीम ओवर नॉर्म x इक्वल टू 1, तो मैं इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे. अगर मैंने ये दिखा दिया, उसका मतलब ये होगा ये जो सुप्रीमम है यानी नॉर्म ऑफ f वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और वही मुझे दिखाना है क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो है ही, एंड आई एम डन. तो मेरा प्रूफ खत्म. ये हमारा लास्ट स्टेप. थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरम था, अभी एक्चुअली हमने थ्योरम किया ही नहीं है, तो लेमा है. नाउ पहली बात तो ये है, इफ f नॉट ऑफ x जो है इज अ रियल नंबर. देखो रियल क्या है, f नॉट ऑफ x किसके बराबर है, बाय आवर डेफिनेशन इट इज g नॉट ऑफ x माइनस आयोटा टाइम्स g नॉट ऑफ आयोटा x. अगर मैं कह रहा हूँ ये मतलब इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो मतलब ये भी हो सकता है ना कि ये रियल नंबर हो, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, है ना. ओके, तो अगर ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा. ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इसका रियल आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट है. अगर f नॉट x रियल है तो उसका मतलब क्या होगा, तो उसका मतलब होगा f नॉट x इज द सेम एज g नॉट ऑफ x, एंड ऑफ कोर्स g नॉट ऑफ x जो है, नॉर्म जो है g नॉट ऑफ x, नॉर्म ऑफ g नॉट इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना. Why is norm of g naught equal is less than equal to 1? Because norm of g naught जो हमें इससे पहले जब हमने किया था, it was equal to norm of g which was less than equal to norm of f which was equal to 1. मतलब ये मुझे पुराना सारा दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम ऊपर जाओगे पेजेस में तो वहां तुम्हें ये मिल जाए. तो norm of g naught is less than equal to 1 and hence norm of f naught जो होगा वो भी less than equal to 1 है. Now in case f naught of x is a non-real, मेरी बात समझ में आ रही, कॉम्प्लेक्स नंबर. मान लो ये रियल नहीं है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा इनटू इट्स पोलर फॉर्म. देन आई राइट, देन वी राइट f नॉट ऑफ x को हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में, यानी दिस वे r into e raised to power iota theta for some r positive. ऐसे लिख सकते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर को in its polar form, which means that modulus of f naught of x जो है वो r के बराबर है. लेकिन r लिखा जा सकता है e raised to power minus iota theta into f naught of x. मैंने दोनों साइड से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आएगा, तो पावर वुड बी नेगेटिव. और ऑफ कोर्स लेकिन f तो लीनियर है और ये कोई नंबर है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. f नॉट इज अ कॉम्प्लेक्स लीनियर, हम प्रूव कर चुके हैं. सो आई कैन राइट इट एज f नॉट e रेज़ पावर माइनस आयोटा थीटा इनटू x. ठीक है ना, इस तरह से लिखा जा सकता है. नाउ फर्दरमोर norm of e of minus e raised power iota theta x जो है it is the same as norm of x that's equal to 1. norm पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Therefore, and साथ में f नॉट ऑफ e raised power minus x जो है is equal to modulus of f naught of x. As you can see, this is a non-negative real number. तो by previous case, क्योंकि मैं real number के लिए प्रूव कर चुका हूँ,
उसका मतलब क्या होगा? अगर ये सुप्रीमम लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब f नॉट e रेज़ पावर माइनस आयोटा x जो है is less than equal to 1 for norm x equal to 1. लेकिन ये तो है mod of, as you can see, ये किसके बराबर है? It implies that f naught of x जो है वो less than equal to 1 है चलो मैं for norm x equal to 1 and we are done. And तो हमारा ये हो गया लेमा का प्रूफ। लंबा चौड़ा था, थोड़ा इसमें काफी चीजें थी जो तुमने क्या बोलते हैं मतलब ठीक ठाक था ना, जिसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। इसको एक दो बार पढ़ना, इसको बार बार बारीकियां इसकी देखना, कहाँ पे क्या है, किस तरह से है, तो वो प्रूव करके मतलब प्रूव कर सकते हो। मतलब इट्स इजी, मतलब अगर तुम एक दो बार इसको देखोगे तो ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन ये तो लेमा था, एक्चुअली हमें प्रूव करना है प्रूफ ऑफ हान बनाते हो इसको यूज कर। तो व्हाट डज दैट मीन? ओके, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा ज़ॉर्न्स लेमा। एक्चुअली इसको हम थोड़ा सा यूज करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको हम काफी जगह मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक है? तो इट्स एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ एक्सियम ऑफ चॉइस। अब मैं इस यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा, क्योंकि शायद तुम ये और भी अलजेब्रा किसी जगह तुमने यूज किया है एक्सियम ऑफ चॉइस, या इसको किसी ने सुना है या पढ़ा है? यस और नो कुछ बताओ। पढ़ा है? नो सर, नो सर। मैंने कहा यस, अभी किसी ने यस कहा? नो सर, किसी ने यस नहीं कहा। ओके, तो अभी कितने हैं? 19 स्टूडेंट्स में। ओके, नो प्रॉब्लम, तो हम इसको करेंगे फिर, अगर तुमने नहीं किया तो। ऑफ कोर्स ये जो है, जो मैं ज़ॉर्न्स लेमा और एक्सियम चॉइस के बारे में लिखूंगा, मुझे वो प्रूफ ऑफ हार्ट थ्योरम में यूज करना है, सो इट वुड बी पार्ट ऑफ द प्रूफ, है ना? इसको मैं डब्बे में रखता हूँ, ठीक है ना? यानी ये प्रूफ का हिस्सा नहीं है। नहीं। तो क्योंकि हमें इसको यूज करना है, तो ऐसे ही मैं पहले तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में बड़ा सा एक इम्पोर्टेंट डिपार्चर है। तो मतलब एक्सियम ऑफ चॉइस में मैं 2-4 क्लासेस अलग से दे सकता, ठीक है? लेकिन यहाँ तो मैं 2-4 क्लास अलग से नहीं दूंगा, मतलब इतना ये इसका मतलब इम्पोर्टेंस कह लो या जो भी कहना हो। तो एक्सियम ऑफ चॉइस पहले क्या कहता है? देखो, एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। एक्सियम ऑफ चॉइस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। अगर तुम्हारे पास 3 सेट्स हो, से सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, ये 3 सेट्स होंगे ना स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स of semester 1, students of semester 2, students of semester 3, semester 6। तो ये 3 सेट्स होंगे, ठीक है ना? ए बी सी। जी सर। तो क्या मैं हमेशा ऐसा सेट, मतलब ये सभी के सभी नॉन एम्प्टी है, चलो ये मैं मानता हूँ, ठीक है ना? नॉन एम्प्टी, ऑफ कोर्स नॉन एम्प्टी है, ऐसे थोड़ी ना है कि सारे। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं कि मैं एक सेट बना सकता हूं, लेट मी कॉल इट ए, such that it contains a set that contains exactly one element from A, B and C। तो ये सेट बना सकते हैं, बना सकते हैं ना? हाँ सर। अरे तुम CRs को ले लो तीनों के, तो बन गया ना ये सेट, है ना? हाँ सर। वेरी गुड। तो क्वेश्चन इज, अब अगर कोई कहे इफ आई हैव एन आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ सेट्स, आर्बिट्ररी का मतलब इट कैन बी फाइनाइट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल कलेक्शन। I've got sets, यहाँ तो मैंने 3 ही सेट लिए ना, तो हमें लगा ये तो ऑब्वियस है ना? I have an arbitrary collection और of sets, let me call it
F, ठीक है ना? तो क्या मैं इस कलेक्शन में से एक ऐसा सेट बना सकता हूँ सच दैट that set contains exactly मतलब A contains a set, चलो मैं ऐसे A लिखता हूँ, contains an element या exactly one element from each set. from each set, ठीक है ना? अब तुम कहोगे मतलब तुम्हें लगता है ये कोई अजीब स्टेटमेंट है, ये मानना कोई गलत है? ऑब्वियसली नॉट। ना मतलब अगर 3 में हो सकता है, 10 में हो सकता है, अगर हम मान भी लें अब इन्फिनिट में भी हो सकता है, तो कौन सी कयामत आ जाएगी? तो मतलब ऐसा कुछ मतलब लगता है ऑब्वियस है, मतलब ये लगता है ना इट्स टू ऑब्वियस, टू ऑब्वियस लगता है ना कि तुम्हारे पास कितने भी सेट्स हो, हर एक में से एक एक ले लो तो हो जाएगा, है ना? हाँ सर। ओके, यहाँ तक तो सही था, किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं था कि, हर किसी ने सोचा था अरे ये तो ठीक ही लग रहा है इसमें, मतलब इसमें किसी ने सोचा ही नहीं था कि जो हम अभी कह रहे हैं क्या ये मुमकिन है। लेकिन एक बंदा आया ज़ारमेलो, उसने प्रूव किया एवरी सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड, ठीक है ना? कहने का मतलब पहले तुम्हें ये वेल ऑर्डर्ड पता होना चाहिए। अब वेल ऑर्डर्ड का मतलब होता है, पहले तो तुम्हें पता है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, है ना? पता, पार्शियली ऑर्डर्ड सेट पता है ना? यस और नो, मैं फिर बोलूं पता है? हाँ सर, हाँ सर। वेरी गुड। तो जैसे एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, जैसे अगर मैं लूंगा 1 2 3 5 7, ठीक है ना? तो और मैं डिक्लेयर करूंगा इसमें एक रिलेशन लेस देन इक्वल टू, तो ये जो ये रिलेशन है ये तीन तो अगर ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगी, वो क्या? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ये पता है ना, एंटीसिमेट्रिक। हाँ। अगर ऐसा है तो हम बोलते हैं ये पार्शियल ऑर्डर, ठीक है ना? तो बिकॉज इस पे एक है, बिकॉज अगर a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन a हुआ, इसको बोलते हैं एंटीसिमेट्री। अगर इससे हमें मिले a इज इक्वल टू b, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम एंटीसिमेट्री, ठीक है? और रिफ्लेक्सिव का मतलब a इज लेस देन इक्वल टू, नहीं ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव, सॉरी ये है, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? हाँ ठीक है, एंटीसिमेट्री हुई, मैं क्या कह रहा हूँ, एंटीसिमेट्री। a इज लेस देन इक्वल टू a, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। और तीसरी प्रॉपर्टी ट्रायंगल है, इफ a इज लेस देन इक्वल टू b एंड b इज लेस देन इक्वल टू c, ठीक है ना? सो ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू c, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। अगर ये तीन प्रॉपर्टीज है किसी रिलेशन में ओवर अ सेट, वी कॉल इट अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। अब मैं इसी सेट पे अगर मैं लूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, इस पे एक, इसको हम कहते हैं इस पे एक नेचुरल ऑर्डर है, ठीक है ना, जो कि एक पार्शियल ऑर्डर है। ऑफ कोर्स आर पे भी है ए नेचुरल ऑर्डर, है ना? नेचुरल ऑर्डर मींस वहां पे है ना ये लेस देन इक्वल टू वाला आइडिया नंबर्स में। हाँ ओके, लेकिन इस पे और भी कोई ऑर्डर डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अगर मैं n पे चाहूं, मैं कहूंगा a इज लेस देन इक्वल टू b, का मतलब है a इज अ फैक्टर ऑफ b, तो क्या ये पार्शियल ऑर्डर है?